हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम पार्टनरशिप के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट इज ड्यूरेशन एंड सेकेंड इज लाइबिलिटी। ड्यूरेशन मीन्स टाइम एंड लाइबिलिटी मीन्स कि कौन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब ड्यूरेशन के बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विल का मतलब होता है इच्छा। पार्टनरशिप एट विल यानी कि जब तक पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो नोटिस ऑफ विड्रोवल दे सकता है कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और वैसे ही वो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल के केस में तब तक पार्टनरशिप चलती है तब जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, और जैसे ही अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो नोटिस ऑफ विड्रोवल देके टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के पर्पज से बनाई जाती है। जैसे कि एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, तो उन्होंने जैसे ही ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली जैसे ही या तो पर्पस फुलफिल होता है या फिर टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया ब्रिज का, तो वैसे ही पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही अगर पार्टनरशिप की थी 1 साल के पीरियड के लिए, 2 साल के पीरियड के लिए, तो जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर होगा वैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप, हमने पार्टनरशिप में सबसे पहले ही क्या पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि हम सारे प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेंगे। तो जर्नल पार्टनरशिप में क्या होता है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर कल को कोई भी डेट वो रीपे नहीं कर पाते हैं और बिजनेस असेट्स कम पड़ जाते हैं, तो सारे ही पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स यूज करने पड़ेंगे टू रीपे द डेट। अब सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उन सभी के पास राइट होगा कि वो डिसीजन ले सकते हैं और उनके पास राइट होगा टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, सारे पार्टनर्स मिलके सारे डिसीजंस लेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई भी पार्टनर कुछ एक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो बाकी सभी पार्टनर्स भी उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हम देखते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड वर्ड से ही यहाँ पे क्या अब हमें पता लगता है कि लायबिलिटी कैसे होने वाली है, लिमिटेड। तो इसके अंदर क्या होता है, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए और बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी और कल को हम डेट रीपे नहीं कर पाते, तो क्रेडिटर किससे पैसे मांगेगा अपने, क्योंकि वो उसको तो नुकसान हो जाएगा। और ऐसे केस में फिर क्रेडिटर ट्रस्ट करके पैसा देना ही क्यों चाहेगा, जहाँ पे लायबिलिटी किसी भी पार्टनर के अनलिमिटेड ना हो। उसको तो हमेशा डर बना रहेगा कि अगर पैसा नहीं पे कर पाए तो मैं कहाँ से पैसे रिकवर करूँगा। तो कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी की लायबिलिटी लिमिटेड। जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उन पार्टनर्स को कोई राइट नहीं होता है मैनेजमेंट में, यानी कि वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं और उनके एक्ट बाकी सभी पार्टनर्स को भी बाइंड नहीं करते हैं। अब जर्नल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था, पर लिमिटेड पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, कि यानी
पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट बांटने वाले हैं, पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी, किसने कितना पैसा लगाया है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप की सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्म के अगर जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, बिजनेस ट्रेडिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है, सर्विस सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है वो हमें पता होना चाहिए। वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। उसके साथ साथ लोकेशन, कि बिजनेस एक्चुअली है कहाँ पे लोकेटेड है, कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब हो सकता है वो अपनी रेशियो डिसाइड करे 1:1, यानी कि वो प्रॉफिट्स को इक्वल डिवाइड करने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को। हो सकता है वो कुछ और रेशियो डिसाइड कर ले, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि प्रॉफिट और लॉसेस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके बाद हर पार्टनर की ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस, कि पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशंस है, कि पार्टनर को कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, पार्टनर की कितनी सैलरी होगी, वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड में ही हमें पता लगता है कि किसी भी पार्टनर का एडमिशन, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर नया आता है तो वो कैसे फॉर्म के अंदर एडमिट होगा, यानी या कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, या एक्सपल्शन। तो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर सबके टर्म्स किस में दिए होते हैं, पार्टनरशिप डीड में दिए होते हैं। अब जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उसके ऊपर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12% मिलेगा या 12% से कम मिलने वाला है, वो सब भी पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा फर्म को, वो सब कुछ लिखा होता है। फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, फर्म के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनका ऑडिट कैसा होगा, और साथ ही साथ अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सब किस में दिया होता है, पार्टनरशिप डीड में। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स, कंडीशन सब कुछ लिखे होते हैं जो एक पार्टनरशिप को गवर्न करते हैं। अब हम देखते हैं एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। उस एप्लीकेशन के अंदर होता है फर्म का नाम, फर्म कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन सी और प्लेसेस है जहाँ पे अभी हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, किस डेट को पार्टनर ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, सारे पार्टनर्स का नाम, पता, और साथ ही साथ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है। ये एप्लीकेशन सारे पार्टनर्स को साइन करनी पड़ती है। जब हम ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हमें एक फीस भी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को एप्लीकेशन के साथ। तो जब रजिस्ट्रार कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो हमें अप्रूवल दे देता है, तो अप्रूवल के बाद हमारा नाम एंटर हो जाता है फर्म का रजिस्टर ऑफ फर्म्स में। जैसे ही नाम एंटर हो जाता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म को दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होता है कि कोई भी पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म का है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, ना ही तो फर्म के खिलाफ, ना ही किसी और पार्टनर के खिलाफ। ऐसे ही अगर फर्म भी फाइल करना चाहती है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस, तो वो नहीं कर सकती है, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे ही फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकती है। तो अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो ना ही तो पार्टनर किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और ना ही फर्म फाइल कर सकती है। तो इसलिए फर्म को रजिस्टर कराना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उनके पास एक
मतलब उनको एक राइट हो कि वो सूट फाइल कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं माइनर एज अ पार्टनर। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एज पर लॉ वैलिड होना चाहिए। अब माइनर जो कि 18 साल का भी हुआ ही नहीं है, वो इन द आइज ऑफ लॉ इनकॉम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता है तो वो पार्टनर कैसे बन जाएगा? सो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फॉर्म। पर अगर सारे पार्टनर्स मिलकर अपनी म्यूचुअल कंसेंट दे, अगर सारे पार्टनर्स की सहमति है, तो माइनर जो है वो बेनिफिट्स यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एडमिट किया जा सकता है। तो माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस। ऐसे ही अब माइनर कोई लॉस तो बियर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या शेयर कर रहा है, प्रॉफिट्स। तो क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? नो, ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब वो एक 18 साल का हो गया है माइनर, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या वो अभी भी पार्टनर बन के रहना चाहता है। तो उसके पास एक 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि वो उस 6 महीने में पब्लिक नोटिस दे सकता है कि वो अब कंटिन्यू करना चाहता है या कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। और अगर वो 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं देता है तो उसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि जैसे बाकी सभी पार्टनर्स है फर्म में, वो भी उस फर्म का वैसा ही एक पार्टनर है। Thanks for watching, and if you like my work then please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.